माइनस क्या हो गया, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा। ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव सेंटर पे अटैक करेगा। और पॉजिटिव सेंटर पे अटैक करके इस बीआर को यहाँ से किक आउट कर देगा, बाहर निकाल देगा, और इटसेल्फ बीआर की जगह पे आके बैठ जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, CH3SH बन जाएगा और बीआर को बाहर निकाल देगा। किस टाइप की रिएक्शन है, ये किस टाइप की रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बीआर की जगह पे SH आ गया। सब्स्टिट्यूशन में किसने अटैक किया है यहाँ पे, अटैक किसने किया है, रिएक्शन किसने इनिशिएट किया, न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल। रिएक्शन को किसने इनिशिएट किया, न्यूक्लियोफाइल ने। तो इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलेंगे, मतलब जिसने पहले अटैक किया उसी को बोले। अगर पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोलते। बात समझ में आ रहा है। और ध्यान देना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेंजीन टाइप के रिंग में ही होता है, जहाँ पे हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, बात समझ में आ रहा है। जब कोई न्यूक्लियोफाइल किसी एक ऑलरेडी कोई ग्रुप है उसको रिप्लेस कर दे, इसके यहाँ पे आके अटैच हो जाए, तो उसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है, क्लियर सभी को। इसको हम लोग इन शॉर्ट SN से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ये R, जैसे यहाँ पे CH3 यहाँ पे R लिख दिया, R का मतलब एल्काइल ग्रुप। LG क्या है, लिविंग ग्रुप। जैसे यहाँ पे लिविंग ग्रुप कौन सा है, कौन सा ग्रुप लीव कर रहा है इस रिएक्शन में, Br। Br को बोलते हैं लिविंग ग्रुप, ये लीव कर रहा है, राइट। जब SH आया तो SH के डर से यहाँ से क्या हो गया, भाग लीव कर गया, राइट। सो दिस इज लिविंग ग्रुप। एंड NU- का मतलब क्या है, दिस इज सिंबल फॉर न्यूक्लियोफाइल, राइट। तो न्यूक्लियोफाइल आया, लिविंग ग्रुप यहाँ से बाहर निकले, R न्यूक्लियोफाइल, लिविंग ग्रुप माइनस। दिस इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का जनरल रिएक्शन है। क्या ये बात समझ में आ रहा है आपको, न्यूक्लियोफाइल आएगा, लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा। सो नाउ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 3 टाइप्स के होते हैं, SN1, SN2, SNI, जिसके बारे में हमें डिटेल में स्टडी करना है। SN1, SN2, SNI। SN1 का मतलब होता है, वन मीन्स यूनिमॉलिक्यूलर, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वन स्टैंड फॉर यूनिमॉलिक्यूलर। अब यूनिमॉलिक्यूलर क्या होता है, यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब RDS में एक ही स्पीसीज इन्वॉल्व होगा। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में अगर स्लो स्टेप में एक स्पीसीज इन्वॉल्व हो रहा है तो उसको यूनिमॉलिक्यूलर बोलेंगे। अगर स्लो स्टेप में 2 स्पीसीज इन्वॉल्व है तो बाईमॉलिक्यूलर बोलेंगे। क्या बात समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत ब्रीफ आइडिया मिल रहा है आपको। जैसे मैंने बताया था, कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन अगर मल्टीपल स्टेप में हो रहा है तो उसमें से जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वो RDS होता है। अब स्लो स्टेप में कितने स्पीसीज है, अगर स्लो स्टेप में 1 स्पीसीज है तो SN1 बोलेंगे। अगर स्लो स्टेप में 2 स्पीसीज आ रहा है तो SN2 बोलेंगे। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 3 टाइप्स के होते हैं, SN1, SN2, SNI। SN1 देखते हैं हम लोग, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन में क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन व्हिच इन्वॉल्व्स 2 स्टेप्स। ये 2 स्टेप्स में रिएक्शन होता है। SN1 रिएक्शन 2 स्टेप्स में होता है। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, स्लो स्टेप होता है। इसमें R लिविंग ग्रुप, R से लिविंग ग्रुप अटैच है। तो पहले ये क्या होगा, जैसे यहाँ पे देखिए CH3Br है, तो ये क्या होगा, CH3 और Br का जो बॉन्ड है वो सॉल्वेंट इसको ब्रेक कर देगा, सॉल्वेंट इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। तो R लिविंग ग्रुप है, ये R प्लस बन जाएगा, लिविंग ग्रुप माइनस बन जाएगा। सॉल्वेंट ने क्या किया, इस R लिविंग ग्रुप के बॉन्ड को ब्रेक कर दिया। अब ये R प्लस हो गया, R प्लस बना, और R प्लस जब बना उसके बाद न्यूक्लियोफाइल ने इस पे अटैक कर दिया, तो R न्यूक्लियोफाइल, मतलब 2 स्टेप में हो रहा है। फर्स्ट स्टेप आपका स्लो इसलिए है क्योंकि यहाँ से कार्बोकैटायन बन रहा है, तो मोर स्टेबल से एक तरह से लेस स्टेबल बन रहा है, राइट। यहाँ पे जो कार्बोकैटायन होता है इसमें आपका कार्बोकैटायन कैसा होना चाहिए, 3 डिग्री होना चाहिए। अगर 1 डिग्री कार्बोकैटायन है तो SN1 रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि 1 डिग्री कार्बोकैटायन लेस स्टेबल होता है। बात समझ में आ रहा है। तो एक बार पहले रिएक्शन देख लेते हैं। SN1 रिएक्शन ऑफ एल्काइल है, जनरली ये एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन होती है। एक्स का मतलब क्या है, यहाँ पे हैलाइड है, कोई Br हो सकता है या फिर Cl हो सकता है, एक्स की यहाँ पे। तो यहाँ पे C से आपके 3 अल्काइल ग्रुप अटैच है, कार्बन टेट्राहाइड्रल होता है, आप सभी को पता है। C से 3 अल्काइल ग्रुप अटैच और यहाँ पे एक Br अटैच है। पहले स्टेप में क्या होगा, जो सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट जनरली हम लोग कौन सा लेते हैं, वाटर। चलो हम लोग वाटर सॉल्वेंट मान लेते हैं, पोलर कोटेड सॉल्वेंट मान लेते हैं वाटर। वाटर क्या करेगा, इसको आयनाइज करेगा और कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। वाटर कैसे आयनाइज करेगा इसको, कि ये जो CH बॉन्ड है ये पोलर होगा, इधर डेल प्लस आएगा, इधर डेल माइनस आएगा। इतनी बात समझ में आ रहा है आपको। अब जैसे ही सॉल्वेंट में इसको डालेंगे तो वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, इसको सराउंड कर लेंगे। वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, इसको सराउंड कर लेते हैं। नेगेटिव पार्ट को वाटर का पॉजिटिव पार्ट सराउंड करता है,
दैट इज हाइड्रोजन, और पॉजिटिव पार्ट को वाटर का नेगेटिव पार्ट सराउंड करता है। अब इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सॉल्वेशन। सॉल्वेशन से एनर्जी रिलीज होती है, और उस एनर्जी से क्या होता है, जो एनर्जी रिलीज हो उस एनर्जी से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। इसका मतलब ये जो सी एक्स बॉन्ड है, सी एक्स बॉन्ड को किसने ब्रेक किया, सी एक्स बॉन्ड कैसे ब्रेक हो रहा है, बाई सॉल्वेशन। इसको सॉल्वेंट ने ब्रेक कर दिया। सॉल्वेंट ने ब्रेक किया तो यहाँ पे एक कार्बोकैटायन बना, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, यहाँ से एक्स बाहर निकल गया, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बन गया। अब ये जो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट होता है ये कैसा होता है, प्लेनर होता है। कार्बोकैटायन भी पता है प्लेनर होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है। इसका मतलब इसमें एक वैकेंट ऑर्बिटल ऊपर की तरफ होता है, एक वैकेंट ऑर्बिटल नीचे की तरफ होता है, जिसको इस तरह से दिखाया गया। मान लीजिए सपोज ये एक्स वाई प्लेन में है कार्बोकैटायन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है ना, sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाले प्लेनर है। तो एक एम्प्टी ऑर्बिटल आपका टॉप साइड पे होगा, एक एम्प्टी ऑर्बिटल आपका बॉटम साइड पे होगा। तो इसका मतलब जो न्यूक्लियोफाइल है वो टॉप साइड से भी अटैक कर सकता है, बॉटम साइड से भी अटैक कर सकता है, दोनों साइड से अटैक कर सकता है। बात समझ में आ रहा है? इट क्लियर? न्यूक्लियोफाइल आपका टॉप साइड और बॉटम साइड दोनों साइड से अटैक कर सकता है। तो यहाँ पे जो है टू टू मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बनेंगे, एक आपका आर बनेगा, दूसरा एस बनेगा, और इन दोनों का 50-50 बनेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका SN1 रिएक्शन में जो प्रोडक्ट होगा क्या बनेगा, आपका रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। रेसिमिक मिक्सचर, क्या यहाँ तक बात समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब क्या है, हमने यहाँ पे क्या सीखा कि SN1 रिएक्शन आपके 2 स्टेप्स में होता है। पहले स्टेप में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन बनता है, न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप जो आपका बॉन्ड है ब्रेक हो जाता है, लिविंग ग्रुप यहाँ से बाहर निकल जाता है और कार्बोकैटायन बनता है। सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक, सो इट इज यूनिमॉलिक्यूलर 2 स्टेप। अब यहाँ पे देखिए स्लो स्टेप जो है आपका, अब अगर आपसे बात किया जाए कि आर एक्स और कार्बोकैटायन में ज्यादा स्टेबल कौन है, तो आप क्या बोलेंगे, विच इज मोर स्टेबल, आर एक्स और कार्बोकैटायन? तो कार्बोकैटायन में तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ऑफ कोर्स आर एक्स ज्यादा स्टेबल होगा ना। इसका मतलब मोर स्टेबल से लेस स्टेबल में जा रहा है। तो ये कैसा, क्या ये फास्ट स्टेप होगा, मोर स्टेबल से लेस स्टेबल? ये स्लो स्टेप है। मतलब ये स्टेप हो रहा है वाटर की हेल्प से, मतलब फोर्सफुली ये स्टेप हो रहा है। पहला स्टेप स्लो है, सेकंड स्टेप फास्ट है, क्योंकि ये फास्ट क्यों है, क्योंकि ये लेस स्टेबल से मोर स्टेबल बन रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो आरडीएस कौन सा होगा, लेस स्टेबल से मोर स्टेबल बन रहा है, तो ये फास्ट होगा, सेकंड स्टेप फास्ट है, फर्स्ट स्टेप स्लो है। बात समझ में आ गया? अगर लेस स्टेबल से मोर स्टेबल बनने लगे तो वो स्टेप फास्ट होगा ना। और फास्ट स्टेप कभी भी रेट डिसाइड नहीं करता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था 3% बोरीवली से अंधेरी जा रहे हैं, तो उनमें से जो सबसे स्लो हो जाएगा वही डिसाइड करेगा कि पूरा ग्रुप बोरीवली से अंधेरी कब पहुंचे। अगर फास्ट चलने वाला और भी फास्ट चल जाए तो भी पूरा ग्रुप नहीं पहुंचेगा, जब तक स्लोएस्ट वाला बंदा बोरीवली से अंधेरी ना पहुंच जाए। जब सबसे स्लो चल रहा है, जब वो बोरीवली से अंधेरी पहुंच जाएगा तो हम लोग बोलेंगे पूरा ग्रुप पहुंच गया। फास्ट वाला और फास्ट चल जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या ये फास्ट स्टेप डिसाइड करेगा इस रिएक्शन का रेट क्या होगा, स्लो रिएक्ट स्लो स्टेप डिसाइड करेगा। फर्स्ट स्टेप, अगर फर्स्ट स्टेप हो जाए, फर्स्ट स्टेप सपोज मान लिया फर्स्ट स्टेप होने में 1 आवर, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग 1 आवर लग रहा है, और सेकंड स्टेप होने में जस्ट 1 मिनट लग रहा है, तो पूरा रिएक्शन का रेट फर्स्ट स्टेप पे ही डिसाइड हो रहा है ना। बात समझ में आ रहा है? तो फर्स्ट स्टेप को ही स्लो स्टेप या आरडीएस बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो इट इज यूनिमॉलिक्यूलर 2 स्टेप प्रोसेस, 2 स्टेप में ये रिएक्शन हो रहा है। कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बन रहा है, रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। अगर कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बन रहा है इसमें, तो इसका मतलब रीअरेंजमेंट हो सकता है, रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बताइए स्लो स्टेप में कितने स्पीसीज है, स्लो स्टेप में एक ही स्पीसीज है ना। अगर फास्ट स्टेप में देखें तो कितने स्पीसीज है, कार्बोकैटायन और न्यूक्लियोफाइल, फास्ट स्टेप में 2 स्पीसीज है। बट फास्ट स्टेप कभी रेट डिसाइड नहीं करता है। फास्ट स्टेप में 2 स्पीसीज है, न्यूक्लियोफाइल जो अटैक कर रहा है वो स्लो स्टेप में अटैक कर रहा है या फास्ट स्टेप में अटैक कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल फास्ट स्टेप में अटैक कर रहा है, राइट। तो इसका मतलब स्लो स्टेप में एक ही स्पीसीज है, तो इसको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। ऑर्डर क्या होता है, केमिकल काइनेटिक्स एक चैप्टर है, उसमें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रेट क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है?
तो इसमें जैसे जो फर्स्ट ऑर्डर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि स्लो स्टेप में एक ही आपका स्पीसीज इन्वॉल्व हो रहा है। नाउ काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शन की अगर बात करें, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल्काइल हैलाइड कंसंट्रेशन। मतलब यहाँ पे स्लो स्टेप में कौन सा स्पीसीज इन्वॉल्व हो रहा है? स्लो स्टेप में आपका एल्काइल हैलाइड इन्वॉल्व हो रहा है। तो रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। मतलब अगर हमने कंसंट्रेशन इसकी बढ़ा दिया है, मान ले सपोज अगर हमने 5 kg से रिएक्शन स्टार्ट किया है और एक बार हमने 10 kg से रिएक्शन स्टार्ट किया, 10 kg रिएक्टेंट लिया है, 10 kg जब लेंगे जितना ज्यादा कंसंट्रेशन लेंगे उतना ही फास्ट रिएक्शन होगा, ऐसा होता है तो स्टेप में जो हो रहा है। तो हायर द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फास्टर विल बी द रिएक्शन, ऐसा होता है। किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप ज्यादा कंसंट्रेशन रिएक्टेंट, अगर ज्यादा अमाउंट लेके रिएक्शन करेंगे तो वो फास्ट रिएक्शन होगा। कम अमाउंट ऑफ रिएक्शन लेके चलेंगे, कम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेके चलेंगे, स्लो स्टेप हो, स्लो आपका रिएक्शन होगा। रेट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन और अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। बात समझ आ रहा है? और अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट का पावर समथिंग होता है एन। पावर मींस इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ये पावर के टर्म्स में होता है। यहाँ पे जो पावर है वो 1 होगा, मींस रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड टू द पावर 1। So rate of SN1 reaction is independent on of concentration and reactivity of nucleophile। क्या इसमें स्लो स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आ रहा है? नहीं, स्लो स्टेप में कोई न्यूक्लियोफाइल नहीं आ रहा है। तो स्लो स्टेप में न्यूक्लियोफाइल नहीं आ रहा है तो आप न्यूक्लियोफाइल का कंसेंट्रेशन अगर इंक्रीज भी कर दें तो क्या उससे रेट पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं। रेट सिर्फ किससे डिसाइड होगा? कंसेंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। अगर आपने एल्काइल हैलाइड का कंसेंट्रेशन ज्यादा लिया है तो फास्ट रिएक्शन होगा, एल्काइल हैलाइड की कंसेंट्रेशन कम लेके अगर रिएक्शन स्टार्ट करें तो स्लो रिएक्शन होगा, राइट। एनर्जेटिक्स ऑफ SN1 अगर हम देखें तो इसमें एनर्जेटिक्स का मतलब अगर हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाए, मींस आपका वाई एक्सिस पे हमने एनर्जी ड्रॉ किया और एक्स एक्सिस पे हमने प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन ड्रॉ किया। तो हमारे पास जो रिएक्टेंट है वो RX है प्लस न्यूक्लियोफाइल है। इसमें जनरली क्या होता है, प्रोडक्ट का जो आपका ग्राफ होता है वो हमेशा नीचे बनाते हैं कि प्रोडक्ट मोर स्टेबल होता है। प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है ना, प्रोडक्ट की एनर्जी जनरली क्या होगी? कम होगी, तभी तो रिएक्शन हो रहा है। कम एनर्जी का मतलब मोर स्टेबिलिटी। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा तभी तो रिएक्शन होगा। रिएक्टेंट को ऊपर दिखाएंगे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को हम लोग नीचे दिखाएंगे। नीचे का मतलब क्या है? एनर्जी कम है, एनर्जी कम मीन्स मोर स्टेबल है। RX प्लस न्यूक्लियोफाइल। पहले क्या हुआ, जैसा अभी मैंने बताया आपको, फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटायन बना, यहाँ पे कार्बोकेटायन बन गया। और जब कार्बोकेटायन बना तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले तो इसकी एनर्जी, जब न्यूक्लियोफाइल इसको अप्रोच कर रहा है तो इसका क्या हो रहा है, सॉल्वेशन हो रहा है, एनर्जी बढ़ी, फिर इसके बाद डिक्रीज हुई। हम लोग जब भी कोई रिएक्शन में इंटरमीडिएट बनता है तो उसको इस तरह से हम्प से दिखाते हैं, ये हम्प रिप्रेजेंट करता है इंटरमीडिएट को। यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो कार्बोकेटायन बना है, इस हम्प का मतलब है कार्बोकेटायन, राइट। अब यहाँ पे जो TS लिखा हुआ है, TS का मतलब होता है ट्रांजिशन स्टेट, मतलब रिएक्टेंट और इंटरमीडिएट, रिएक्टेंट और इंटरमीडिएट के बीच में एक ऐसा कुछ स्पीसीज बन रहा है रिएक्टेंट और इंटरमीडिएट के बीच में, जिसको हम लोग ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। उस ट्रांजिशन स्टेट का मतलब क्या है कि जैसे आपका न्यूक्लियोफाइल इसको अप्रोच कर रहा है तो R और X के बीच का जो बॉन्ड होगा वो वीक हो रहा होगा। R और X के बीच का जो बॉन्ड है वो वीक हो रहा होगा, और एक समय ऐसा आएगा जब ये बिल्कुल ही अलग हो चुका होगा, X बिल्कुल ही अलग हो चुका होगा और R प्लस बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ट्रांजिशन स्टेट का मतलब होता है रिएक्टेंट और इंटरमीडिएट के बीच का कुछ स्टेप, बीच का मीन्स बीच में कैसा दिख रहा होगा, रिएक्टेंट एंड इंटरमीडिएट मीन्स रिएक्टेंट, यहाँ से X निकला, कार्बोकेटायन बन गया। अब X निकलने से पहले कैसा दिख रहा होगा कि R और X का जो बीच का बॉन्ड है वो वीक हो रहा होगा, वीक हो रहा होगा, X यहाँ से दूर हो रहा होगा, दूर हो रहा होगा, ये पूरा ही दूर हो चुका होगा और R प्लस बन चुका होगा। तो ये है आपका ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन, ट्रांजिशन का मतलब इन दोनों फेज के बीच कुछ ऐसा दिख रहा होगा। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, न्यूक्लियोफाइल इसके करीब आ रहा होगा, करीब आ रहा होगा, और एकदम पूरा ही न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे बॉन्ड बन चुका है, तो इसको ट्रांजिशन स्टेट 2 बोलेंगे। और जो ये हम्प दिख रहा है, हम्प को इंटरमीडिएट को रिप्रेजेंट करता है। क्या ये बात समझ में आ रहा है आपको? तो कोई भी जो आपका SN1 रिएक्शन है, SN1 रिएक्शन का ग्राफ ऐसा होता है, देखो मैं आपको बिल्कुल ही सिंपल तरीके से बताता हूँ। SN1 रिएक्शन का जो ग्राफ होता है
तो हम लोग इस तरह से बनाते हैं, इस तरह से दो माउंटेन बनाते हैं। ये आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होती है इसलिए ऊपर बनाते हैं, प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है, मोर स्टेबल होती है, इसलिए हम लोग प्रोडक्ट को नीचे बनाते हैं। आर इज रिएक्टेंट, पी इज प्रोडक्ट। अब यहाँ पे जो माउंटेन दिख रहा है ये इंटरमीडिएट को बताता है। इंटरमीडिएट, यहाँ पे इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, कार्बोकेटाइन। हम्प, ये जो हम्प है दो माउंटेन के बीच का, ये इंटरमीडिएट को बताता है, क्योंकि हमें पता है कि एथेनॉल रिएक्शन में इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकेटाइन। ये हम्प कार्बोकेटाइन को बताता है, ठीक है। और जो यहाँ पे जो दो माउंटेन दिख रहे हैं ये ट्रांजिशन स्टेट को बताता है। ट्रांजिशन स्टेट वन, ट्रांजिशन स्टेट टू। ये ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है, रिएक्टेंट और इंटरमीडिएट के बीच में क्या हो रहा होगा, बीच की सिचुएशन कैसी होगी, उसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। सिमिलरली इंटरमीडिएट और प्रोडक्ट के बीच में कैसा सिचुएशन होगा उसको ट्रांजिशन स्टेट टू बोलते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम इस रिएक्शन में देखें, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, आर एक्स हमने लिया है एल्काइल हैलाइड, और सिंपल कर देता हूँ, CH3 Br लिया हमने, ऐसा मान लेता हूँ, मतलब ऐसा मान लेते हैं CH3 Br, ये हमने लिया। पहले स्टेप में क्या हुआ, यहाँ से Br निकल गया, सॉल्वेंट ने इसको क्या कर दिया, आयनाइज कर दिया, सॉल्वेंट ने इसको आयनाइज कर दिया, कार्बन कैटायन बन गया, इंटरमीडिएट बन गया। अब इंटरमीडिएट बनने के बाद क्या हो गया, इंटरमीडिएट बनने के बाद इसको आर ही मानते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा, बार बार लिखना पड़ेगा। आर एक्स था, यहाँ से एक्स निकल गया, वाटर की हेल्प से आयनाइज होती है तो आर प्लस बन गया कार्बोकेटाइन। फिर ये कार्बोकेटाइन पे न्यूक्लियोफाइल मान लिया OH माइनस, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया तो आर न्यूक्लियोफाइल बन गया। ये आपका SN1 रिएक्शन 2 स्टेप्स में होता है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये तो आपका रिएक्टेंट हो गया, ये आपका प्रोडक्ट हो गया, ये आपका इंटरमीडिएट हो गया। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में रिएक्टेंट और इंटरमीडिएट के बीच में क्या सिचुएशन हुई थी, जब वाटर इसके करीब आया होगा, वाटर क्योंकि ये पोलर है जैसा अभी मैंने बताया था, डेल प्लस डेल माइनस, तो वाटर ने इसको क्या किया, सराउंड कर लिया। सराउंड करने के बाद हाइड्रेशन हो गया, हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज एनर्जी से क्या होगा कि RX बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। तो इस RX को ब्रेक करने का काम वाटर कर रहा है, राइट। तो रिएक्टेंट और इंटरमीडिएट के बीच की सिचुएशन क्या होगी कि ये जो X है ये R से दूर हो रहा होगा, मतलब ये जो RX का बॉन्ड है ये वीक हो रहा होगा, कुछ ऐसा दिखाएंगे, R डैश 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 X, इसी को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ऐसा ट्रांजिशन स्टेट को स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन मीन्स एक ऐसी सिचुएशन जो रिएक्टेंट और इंटरमीडिएट के बीच में कैसी सिचुएशन होगी उसको दिखाता है, ट्रांजिशन स्टेट। क्या ये बात समझ में आ रहा है? तो इस ट्रांजिशन स्टेट में आपको क्लियरली दिख रहा है कि एक्स इससे दूर जा रहा है, आर और एक्स का जो बॉन्ड है वीक हो रहा है, right? इसको बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट वन। अब देखिए हर स्टेप में के लिए एक ट्रांजिशन स्टेट होता है, तो SN1 रिएक्शन में दो स्टेप है तो दो स्टेप के लिए दो ट्रांजिशन स्टेट होगा। अब इंटरमीडिएट और आपका प्रोडक्ट के बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, वो कैसा होगा, मतलब इंटरमीडिएट और प्रोडक्ट के बीच की कैसी सिचुएशन होगी कि आर प्लस के करीब आ रहा होगा न्यूक्लियोफाइल, आर प्लस के पास आ रहा होगा इस तरह से, और पास आते आते यहाँ पे बॉन्ड बनते बनते यहाँ पे पक्का वाला बॉन्ड बन गया, ठीक है, आर न्यूक्लियोफाइल। तो दिस इज ट्रांजिशन स्टेट टू, ट्रांजिशन स्टेट टू, राइट। सो SN1 रिएक्शन का जो ग्राफ है वो इस तरह से होता है। फर्स्ट पॉइंट इनिशियल पॉइंट रिएक्टेंट, फाइनल पॉइंट प्रोडक्ट है, बीच का जो पॉइंट है जो ये हम्प है, हम कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट को बताता है, और जो माउंटेन्स है वो ट्रांजिशन स्टेट को बताते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ रहा है आपको SN1 रिएक्शन? यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं व्हाट इज TS, व्हाट डू यू मीन बाय TS, TS इज ट्रांजिशन स्टेट, TS इज ट्रांजिशन स्टेट। क्या ये बात समझ में आ रहा है आपको, बताइए, क्लियर है? डेल्टा जी नहीं, इसमें डेल्टा जी इधर लिखा हुआ डेल्टा जी, हाँ डेल्टा जी का मतलब एनर्जी है, ये एनर्जी गैप को बता रहा है, ठीक है, लीव दैट, ये एनर्जी गैप को बता रहा है।
ओके, सो SN1 रिएक्शन क्या आपको समझ में आ रहा है? SN1 रिएक्शन, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं जो ज्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा। एग्जांपल लेते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सपोज मान लीजिए आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस तरह से CH3 C CH3 CH3 Br, और इसका रिएक्शन हमने किया है SH माइनस से। यहाँ आपको प्रोडक्ट बताना है और ये किस टाइप की रिएक्शन है ये आपको बताना है। ठीक है, इसका रिएक्शन आपने SH माइनस से किया है, आपको बताना है कि प्रोडक्ट कैसा है। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन कैसा है? SN1 रिएक्शन। यहाँ पे सॉल्वेंट आपको दिया है वाटर, सॉल्वेंट वाटर दिया, सॉल्वेंट आपको क्या दिया है? वाटर दिया है। तो सबसे पहले स्टेप में क्या होगा? ये SN1 रिएक्शन है, पहले स्टेप में क्या होता है? ये जो वाटर है, वाटर क्या करेगा? कार्बन और ब्रोमीन के जो बॉन्ड है इसको ब्रेक कर देगा। कैसे ब्रेक करता है? थ्रू सॉल्वेशन, थ्रू सॉल्वेशन। बात समझ में आ रही है? तो वाटर क्या करेगा? ये सॉल्वेंट है, ये कार्बन और ब्रोमीन के बॉन्ड को ब्रेक कर देगा और यहाँ पे जो आपका होगा इंटरमीडिएट बन जाएगा कार्बोकेटायन, इंटरमीडिएट बनेगा कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट यहाँ पे फॉर्म हो गया। तो फर्स्ट स्टेप क्या हुआ कि सॉल्वेशन हो गया, यहाँ से कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड ब्रेक हो गया, कार्बोकेटायन बन गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? अब इसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल कौन है यहाँ पे? SH माइनस, SH माइनस यहाँ पे अटैक कर देगा, और SH माइनस जब अटैक करेगा तो आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? ये बन गया आपका प्रोडक्ट, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट हो गया, प्लस Br माइनस यहाँ से बाहर निकल चुका है। Br माइनस, तो Br माइनस की जगह पे SH आ गया, Br माइनस की जगह पे SH आ गया। तो इसमें यहाँ पे कितने स्टेप्स हो रहे हैं? हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर? SN1 रिएक्शन 2 स्टेप्स आर देयर। स्टेप 1 क्या है? स्टेप, व्हाट इज स्टेप 1? स्टेप 1 is formation of carbocation. What is step 2? Step 2 is attack of nucleophile on carbocation to form product. बात समझ में आ गया नहीं? ये SN1 रिएक्शन सिंपल है, समझ में आ रहे सभी स्टूडेंट? तो SN1 रिएक्शन पहले स्टेप में जो सॉल्वेंट है वो कार्बन ब्रोमीन के बॉन्ड को ब्रेक करके कार्बोकेटायन बना लेता है, दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक कर लेते हैं। यहाँ पे SH माइनस न्यूक्लियोफाइल है, NU माइनस इसको ले लेते हैं, NU माइनस मींस न्यूक्लियोफाइल, राइट? बात समझ में आ गया सभी स्टूडेंट्स को? अब इसमें बताइए स्लो स्टेप कौन सा है? ये न्यूट्रल है और ये कार्बोकेटायन है, न्यूट्रल है और ये कार्बोकेटायन है, तो न्यूट्रल इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है यहाँ पे, मतलब मोर स्टेबल कौन है यहाँ पे? अगर स्टेबिलिटी देखे तो ये आपका मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल, और ये आपका कार्बोकेटायन जो है लेस स्टेबल है। तो स्टेप 1 में एक मोर स्टेबल स्पीसीज लेस स्टेबल स्पीसीज में कन्वर्ट हो रहा है, तो क्या ये फास्ट होगा या स्लो होगा? मोर स्टेबल से लेस स्टेबल बन रहा है, मतलब ये स्लो स्टेप होगा। और स्लो स्टेप, ये स्लो स्टेप। स्टेप 2 देखते हैं। स्टेप 2 में क्या है? यहाँ पे कार्बोकेटायन का ऑक्टेट कंप्लीटली 6 इलेक्ट्रॉन है, ये आपका लेस स्टेबल, लेस स्टेबल से यहाँ पे न्यूट्रल बन गया। न्यूट्रल स्पीसीज हमेशा चार्ज स्पीसीज ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो इससे बताइए इंटरमीडिएट और प्रोडक्ट में ज्यादा स्टेबल कौन है? अब लेस स्टेबल से मोर स्टेबल बन रहा है, तो लेस स्टेबल से अगर कोई मोर स्टेबल बने तो रिएक्शन बहुत ही फास्ट होगा। हर स्पीसीज चाहता है मोर स्टेबल होना। तो स्टेप 2 कैसा होगा? स्टेप 2 इसका मतलब फास्ट है। तो अब इनमें से बताइए कि इस रिएक्शन, पूरे रिएक्शन का रेट कौन डिसाइड करेगा? पूरे रिएक्शन का रेट पहला स्टेप डिसाइड करेगा। तो फर्स्ट स्टेप को RDS बोलते हैं। RDS का मतलब क्या होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, का फुल फॉर्म होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप RDS, राइट? तो इस पूरे रिएक्शन SN1 रिएक्शन में जो RDS होता है वो कौन सा स्टेप होता है? स्टेप 1 इज RDS इन SN1। नोट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टेप 1 इज RDS इन SN1 रिएक्शन। बात समझ में आ रही है यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स को?
अब आरडीएस जैसे मैंने आपको बताया, मान लो पहला स्टेप ऐसा समझने के लिए, पहला स्टेप 1 आवर में हुआ, दूसरा स्टेप 1 मिनट में हो गया। ज्यादा दिक्कत किसमें हो रहा है? रिएक्शन कराने में ज्यादा दिक्कत कौन सा हो रहा है? पहले वाले स्टेप में। पहला वाला स्टेप हो गया मतलब रिएक्शन हो गया ऑलमोस्ट। बात समझ में आ रही है नहीं? इसीलिए पहले वाले स्टेप को बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। पूरे रिएक्शन का जो स्पीड है वो पहला स्टेप ही डिसाइड कर रहा है। बात समझ में आ गई सभी स्टूडेंट्स को? SN1 रिएक्शन क्लियर हो गया? अब इसको SN1 क्यों बोलते हैं? SN1 क्यों बोलते हैं इसको? SN1 देख लेते हैं इसको। एस कैपिटल एन, फिर उसके बाद 1 लिखेंगे, ऐसा इस तरह से लिखते हैं। एस देन सब्स्टिट्यूट एन देन 1 लिखेंगे। एस का मतलब सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन क्यों हो रहा है? देख आप समझ सकते हैं। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन, बी आर बाहर निकल रहा है, इसकी जगह पे एस एच आ रहा है, तो सब्स्टिट्यूशन समझ गया आप, समझ लो। और इस सब्स्टिट्यूशन को कौन करा है? न्यूक्लियोफाइल करा है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब वन वन का मतलब क्या है कि स्लो स्टेप में कितने स्पीसीज है? फर्स्ट स्टेप में कितने स्पीसीज है? एस एच माइनस तो सेकंड स्पीसीज में, सेकंड स्टेप में आ रहा है। न्यूक्लियोफाइल तो सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप जो स्लो स्टेप है, स्लो स्टेप में एक ही स्पीसीज है, तो इसलिए इसको बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर। अगर स्लो स्टेप में दो स्पीसीज होते हैं, इसके बाद हम लोग देखेंगे SN2 में दो स्पीसीज आते हैं स्लो स्टेप में, तो उसको SN2 बोलते हैं। यहाँ पे स्लो स्टेप में एक ही स्पीसीज आ रहा है, इसलिए इसको SN1 बोलते हैं। वन का मतलब यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसका फुल फॉर्म है। SN1 का फुल फॉर्म है यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बात समझ में आ रहा है आपको? क्लियर है? पहले वाले स्टेप को क्या बोलते हैं? पहले वाले स्टेप को हम लोग सॉल्वेशन भी बोलते हैं। पहला वाला स्टेप क्या है? सॉल्वेशन है। पहला वाला स्टेप क्या है? सॉल्वेशन। अब यहाँ पे देखिए सॉल्वेशन से कैसे बॉन्ड ब्रेक होता है। बॉन्ड कैसे ब्रेक होता है? रोल ऑफ सॉल्वेंट इन स्टेप 1। जैसे मान लिया RX है, RX पे हमने वाटर वाटर में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया है, तो ये R+ बना देगा, कार्बोकेटायन बनाएगा। अब ये कार्बोकेटायन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, तो R न्यूक्लियोफाइल बन रहा है। यही है SN1 रिएक्शन। ब्रीफ में अगर हम बोले SN1 रिएक्शन ऐसा ही। अब इसमें हम देखें अगर RX, तो RX में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? X मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसको X माइनस, इसको R+, ऐसा बोल सकते हैं, डेल माइनस डेल प्लस। इतनी बात समझ में आ रही है? पोलराइज हो जाएगा, क्योंकि R और X के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, ये पोलर हो जाएगा। अब जैसे इसको वाटर में डालेंगे, जैसे ही इसको आप वाटर में डालेंगे क्या होगा? जब आप इसको वाटर में डालेंगे तो वाटर एक क्या है? वाटर क्या है? डाईपोल है। वाटर एक पोलर डाईपोल है, राइट? तो ये वाटर को हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि हम लोग वाटर को ऐसा लिख सकते हैं शॉर्ट में, प्लस माइनस, क्योंकि ये डाईपोल है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक डिफरेंस। तो जैसे ही आप इसको वाटर में डालेंगे तो वाटर के मॉलिक्यूल्स को सराउंड कर लेंगे। वाटर का जो पॉजिटिव पार्ट है इसके नेगेटिव पार्ट को सराउंड करेगा इस तरह से। वाटर का पॉजिटिव पार्ट कौन सा है? हाइड्रोजन। और वाटर का जो नेगेटिव पार्ट है दैट इज ऑक्सीजन, वो R+ को सराउंड करेगा इस तरह से। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? सॉल्वेशन बोलते हैं। अगर सॉल्वेंट वाटर है तो इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन बोलते हैं। और इस हाइड्रेशन से क्या होता है? एनर्जी रिलीज होता है। एनर्जी क्या होता है? रिलीज होता है। और अगर एनर्जी रिलीज होगा तो उस एनर्जी से क्या होगा? ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए ये इस तरह से एक्स माइनस को इधर प्लस में क्या किया? सराउंड कर लिया, और इस प्लस को माइनस में, मतलब ये वाटर मॉलिक्यूल इस प्लस वाले को इस तरफ खींच रहे हैं, और इधर वाले वाटर मॉलिक्यूल सॉल्यूशन पे इस तरफ खींच रहे हैं आप दोनों तो क्या होगा? बीच से मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? मतलब यहाँ से जो सॉल्वेशन से जो एनर्जी रिलीज हुई, उस रिलीज एनर्जी, अगर ये रिलीज एनर्जी बॉन्ड एनर्जी से ज्यादा है तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। तो ये R+ और X माइनस में ब्रेक हो जाएगा, R+ हो जाएगा प्लस X माइनस में ब्रेक हो जाएगा। क्लियर? सो व्हाट इज रोल ऑफ सॉल्वेंट? सॉल्वेंट कार्बोकेटायन प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। बात समझ में आ रही है? स्टेप 1 में अगर सॉल्वेंट नहीं डालेंगे तो बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा? सॉल्वेंट डाला तभी तो कार्बोकेटायन बना, राइट? कार्बोकेटायन बना, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल ने इजीली अटैक कर दिया। अब अगर हमने सपोज ऐसा क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन ऐसा देता हूँ मैं कि यहाँ पे आपका CH3 C C2H5 C3H7 Br, इसका रिएक्शन हमने किया है।
वाटर, सॉल्वेंट आपका वाटर है और इसका रिएक्शन कर रहे हैं NaSH से, NaSH से कर रहे हैं एंड सॉल्वेंट आपका वाटर, वाटर सॉल्वेंट। यहाँ पे प्रोडक्ट आपको बताना है। यहाँ पे आप सॉल्वेंट ऐसा कीजिए, सॉल्वेंट NaSH मत लीजिए, सॉल्वेंट आप ले लीजिए, सॉरी न्यूक्लियोफाइल आप ले लीजिए, ऐसा न्यूक्लियोफाइल आप ले लीजिए CH3OH, CH3O माइनस Na प्लस, ये आपका न्यूक्लियोफाइल, CH3O माइनस Na प्लस। ओके फाइन। यहाँ पे SH नहीं होना चाहिए था, SH स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, तो इसकी जगह पे कोई और न्यूक्लियोफाइल ले लीजिए आप। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं होना चाहिए इधर, यहाँ पे OR लिखते हैं, ठीक है, OR माइनस OR, ठीक है। अगर इसमें, अगर हमने जो कार्बन लिया है, अगर आपका रिएक्टेंट ऑप्टिकली एक्टिव है, कायरल कार्बन है, तो इससे क्या कुछ इफेक्ट पड़ेगा, या फिर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने बनेंगे। जैसे इसके पिछले वाले एग्जांपल में मैंने कायरल रिएक्टेंट नहीं लिया था, इसके पिछले वाले एग्जांपल में हमने कायरल रिएक्टेंट नहीं लिया था, तो एक ही प्रोडक्ट बना था। अगर हमने कायरल रिएक्टेंट लिया है तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे आपके। लेट अस सी, सबसे पहले तो क्या होगा, ये जो वाटर है, वाटर सॉल्वेट करके क्या करेगा, CBr बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बोकेटायन बनेगा, C2H5 CH3 C3H7 प्लस। कार्बोकेटायन जो होता है, इसका हाइब्रिडेशन कार्बन का क्या होता है, sp2 होता है, sp2 हाइब्रिडेशन वाले क्या होता है, प्लेनर होते हैं, मतलब ये क्या है, प्लेनर है। मान लिया सपोज ये XY प्लेन में है, क्या है, XY प्लेन में, मॉलिक्यूल XY प्लेन में, तो XY प्लेन में तो जेड एक्सिस पे ऐसा इस तरह से वैकेंट ऑर्बिटल होगा, डू यू एग्री विद दिस। जेड एक्सिस पे वैकेंट ऑर्बिटल होगा, ऊपर नीचे, प्लेन के ऊपर नीचे ऑर्बिटल्स होंगे। अब जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल कौन सा है यहाँ पे, CH3O माइनस, वो टॉप साइड से भी अटैक कर सकता है, बॉटम साइड से भी अटैक कर सकता है। इतनी बात समझ में आ रही है आपको। मतलब जो कार्बोकेटानो प्लेनर है और उस कार्बोकेटाइन के ऊपर नीचे ऑर्बिटल है, वो वैकेंट ऑर्बिटल, ऊपर से अटैक कर सकते हैं, नीचे, मतलब यहाँ पे कितने प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। अगर कायरल है तो दो प्रोडक्ट बन सकते हैं यहाँ पे, एक R वाला बनेगा, दूसरा उसका मिरर इमेज बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं इसको ऐसा दिखा देता हूँ, CH3 इधर आप ऐसा मान लीजिए C3H7, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इधर H मान लेते हैं ना, क्या दिक्कत है, इधर H ले लेते हैं, H हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, OCH3, एक ये बन जाएगा, और एक ये क्या होगा, ये सपोज मान लिया ये R है, मान लिया R है, और एक इसका मिरर इमेज बनेगा S, मिरर इमेज, दो प्रोडक्ट बनेंगे। बात समझ में आ रहा है। तो अगर कायरल है तो दो प्रोडक्ट बनेंगे, और इन दोनों का जो परसेंटेज होगा इक्वल होगा, 50% R 50% S होगा, मतलब यहाँ पे क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, रैशमिक मिक्सचर बनेगा। मतलब जितनी प्रोबेबिलिटी, 50% प्रोबेबिलिटी है टॉप साइड से अटैक करे, 50% प्रोबेबिलिटी है बॉटम साइड से अटैक करे। अगर कोई प्लैनेट मॉलिक्यूल है तो ऊपर से अटैक कर सकता है, नीचे से अटैक कर सकता है, दोनों की इक्वल प्रोबेबिलिटी है, तो इसका मतलब 50% R बन सकता है, 50% S बन सकता है, दोनों का मिक्सचर, रेसिंग मिक्सचर। यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने बनेंगे, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने बनेंगे आपके, 2 बनेंगे, अगर कायरल है तो, अगर रिएक्टेंट कायरल है तो। अगर रिएक्टेंट कायरल नहीं था तो क्या RS बना सकते हो यहाँ पे, यहाँ पे तो RS नहीं बना सकते हो ना, तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा। हाँ वो तो साइड प्रोडक्ट है ना, NaBr साइड प्रोडक्ट है, हम लोग मेन प्रोडक्ट की बात हमेशा करते हैं। NaBr तो सॉल्वेंट वाटर में पड़ा रहेगा, NaBr Na प्लस और Br माइनस के फॉर्म में वाटर में पड़ा रहेगा, उसको कोई पूछने वाला, वो साइड प्रोडक्ट है। मेन प्रोडक्ट हमारा कौन सा है, हमेशा मेन प्रोडक्ट फोकस करते हैं, मेन प्रोडक्ट ही होगा। सो देखो सॉल्यूशन में बहुत सारी चीजें पड़ी होती है, उससे हमें कोई मतलब, हमें हमें हमेशा जब आपको एग्जाम में रिपोर्ट करना क्वेश्चन है तो मेन प्रोडक्ट ही रिपोर्ट करते हैं, साइड प्रोडक्ट में रिपोर्ट करते हैं। CH3 को क्या बोल रहे हो, सी आपने CH3 को H दे चेंज किया, प्रोडक्ट रॉन्ग लिखा है, CH3 की जगह पे H लिख दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, और इधर आपने क्या किया, इसको आप C2H5 कर लो ना, इसमें क्या दिक्कत है, C2H5 कर लो।
क्लियर? समझ में आ गया आप सभी को? हाँ। हाँ बताइए। तो जब आपने एसेट लिया था पहले पहले हम्म, एसेट, हम्म, अभी एसेट आयन निकलेगा वहां से न्यूक्लियोसाइड और फिर वो अटैक करेगा, राइट? हम्म, तो वहाँ हम्म, पे एसेट आयन भी है। और बी आर वहां से निकला पहले सॉल्वेशन से। हम्म। बी आर और एस एच में एस एच वो सब से सॉल्वेंट है, वो वाटर में पड़े नीचे रहेंगे। होता है, वो वाटर में अलग अलग पड़े रहेंगे। ठीक है। एस एच वो आयन वाटर में पड़े रहेंगे, सॉल्वेंट ना, एच टू में सॉल्वेंट कन्वर्ट में हो पड़े। जाएगा, एच टू माइनस, और फिर बी हाँ, आर एच, एच बी आर कन्वर्ट नहीं हो जाएगा। हाँ वो सॉल्यूशन, जो आयनिक सब्सटेंस होते हैं वो सॉल्यूशन में आयंस के फॉर्म में होते हैं, हमेशा वो कंबाइन नहीं होते, आयनाइज्ड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो हमने सॉल्वेंट वाटर यूज किया तो वहाँ पे आयनिक फॉर्म में होगा, अलग होगा, बी आर माइनस अलग होगा। तब एच टू माइनस में कन्वर्ट होगा वो एस एच। नहीं, एस एच को मैंने चेंज कर दिया, वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल था, आगे चल के आप पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज नहीं है एनवन में, इसलिए मैंने चेंज किया यहाँ पे। ठीक है, एस एच नहीं था वहाँ पे, उसको मैंने ओ आर, आर मीन्स एल्कॉक्सी ग्रुप ले लिया कोई। ठीक है, एस एच नहीं हो सकता है, एस एच एस एन टू में लेते हैं, जो मैंने यहाँ पे एस एच लिख दिया था बाई मिस्टेक, वो एस एन टू में होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे करेक्ट कर दिया, यहाँ पे ओ आर माइनस। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रहा है आपको? अब यहाँ पे जैसे मान लिया मैंने दो रिएक्शन ले लेता हूँ मैं, टू रिएक्शन ले लेता हूँ। ठीक है, सपोज अब क्वेश्चन है एक आपका है सी एच थ्री, सी एच टू, बी आर, और इसका रिएक्शन हम लोग कर रहे हैं सी एच थ्री ओ माइनस एन ए प्लस वाटर। जैसे फर्स्ट रिएक्शन इसका आर वन रेट मान लेते हैं, और दूसरा सी एच थ्री सी, सी एच थ्री, सी एच थ्री, बी आर, इसका रिएक्शन सेम रिएजेंट से किया आर टू। कंपेयर आर वन एंड आर टू, कंपेयर आर वन एंड आर टू, कौन सा रिएक्शन फास्टर होगा बता सकते हो आप? कौन सा रिएक्शन फास्ट होगा? तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बता दूं कि जब भी वाटर सॉल्वेंट है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, तो इसका मतलब वन रिएक्शन ही होगा, ये दोनों ही एस एन वन रिएक्शन है, क्योंकि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हमेशा एस एन वन रिएक्शन होता है। सॉल्वेंट देख के देखिए, सॉल्वेंट चेक करिए, जब भी वाटर सॉल्वेंट होगा, इथेनॉल होगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब एस एन वन रिएक्शन, दोनों एस एन वन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन फास्टर होगा, पहला या सेकेंड वाला? तो इसमें देखिए कि हमें पता है कि एस एन वन रिएक्शन में इंटरमीडिएट कौन सा बनता है, कार्बोकेटाइन। पहले वाले में इंटरमीडिएट कौन सा बनेगा, जब बी आर माइनस यहाँ से निकलेगा ये बनेगा, और दूसरे वाले में इंटरमीडिएट कौन सा बनेगा, दूसरे वाले में इंटरमीडिएट ये बनेगा। दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है, दोनों से ज्यादा स्टेबल कौन है, ये आपका मोर स्टेबल है, क्योंकि ये 3 डिग्री है, 3 डिग्री मोर स्टेबल है, ये 1 डिग्री है, ये लेस स्टेबल है, बेस्ड ऑन अल्फा हाइड्रोजन आप चेक कर सकते हैं। तो मोर स्टेबल इंटरमीडिएट फॉर्म्स मेजर प्रोडक्ट, मैंने आपको बताया था कि अगर ये मोर स्टेबल है, क्योंकि हमें पता है एसएन1 रिएक्शन पहला स्टेप कार्बोकेटायन होता है, अगर ये कार्बोकेटायन लेस स्टेबल है तो इसका मतलब और भी ज्यादा प्रॉब्लम होगा पहला स्टेप करा। बात समझ में आ रहा है नहीं? एक तो पहले तो न्यूट्रल से कार्बोकेटायन बनना, और वो भी लेस स्टेबल वाला कार्बोकेटायन बनना, तो पहला स्टेप कराने में यहाँ पर बहुत ज्यादा मुश्किल होगा पहले वाले रिएक्शन में। दूसरे वाले रिएक्शन में ठीक है, हो जाएगा, क्योंकि इसमें चलो न्यूट्रल से कार्बोकेटायन बनना था, बट जो कार्बोकेटायन बनना वो स्टेबल, ठीक ठाक स्टेबल बन रहा है। तो इसमें सेकंड वाला रिएक्शन कराने में थोड़ा इजियर, कंपेरेटिवली इजियर होगा देन फर्स्ट रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन बहुत ही डिफिकल्ट है कराना, क्योंकि जिसका कार्बोकेटायन है वो बहुत ही कम स्टेबल, तो क्या पहला स्टेप होना चाहेगा? अगर ये कार्बोकेटायन लेस स्टेबल है तो पहला स्टेप ही नहीं होगा इसमें। पहला स्टेप होगा क्या बताइए? नहीं हो पाएगा ना। और इसमें पहला स्टेप हो जाएगा जल्दी से। तो इसका मतलब आर वन और आर टू में अगर हम कंपेयर करें तो आर टू का रेट जो है आर वन से ज्यादा होगा, मतलब सेकंड रिएक्शन फास्टर होगा, फर्स्ट रिएक्शन स्लोअर होगा। रेट ज्यादा होने का मतलब स्पीड ज्यादा होगा, फर्स्ट रिएक्शन फास्टर होगा,
सॉरी, सेकंड रिएक्शन फास्टर होगा, फर्स्ट रिएक्शन स्लो होगा। तो इसका मतलब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि रेट ऑफ SN1 is directly proportional to stability of carbocation. Can you say like this? Stability of carbocation. More stable the carbocation, more is the stability of carbocation, faster will be the reaction. More will be the stability of intermediate carbocation, faster will be the reaction. Can we say like this? This is important point. Important point है. Rate of SN1 is directly proportional to stability of carbocation. क्लियर है? और हमने कैसे पहचाना कि SN1 रिएक्शन है? कैसे पहचानेंगे आप SN1 रिएक्शन है? विद हेल्प ऑफ सॉल्वेंट। अगर पोलर फिक्स सॉल्वेंट दिया हुआ है तो SN1 रिएक्शन होगा। ध्यान देना बात। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में हमेशा SN1 रिएक्शन होता है। अगर पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है तो यहाँ SN2 रिएक्शन होता है। आगे चल के हम लोग देखेंगे SN2 रिएक्शन। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लाइक वाटर, इथेनॉल, ठीक है, इन सबके प्रेजेंस में अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो वो SN1 रिएक्शन होगा। और SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटायन बनता है, तो मोर स्टेबल कार्बोकेटायन, फास्टर द रिएक्शन। क्लियर? सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ रहे हैं यहाँ तक बात? देखिए आप, फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1, factors affecting rate of SN1, the structure of the substrate. The RDS of the SN1 reaction is ionization step. A carbocation is found in this step. See this carbocation is found in this step. This ionization is strongly endothermic process. Rate of SN1 depends on stability of carbocation, because carbocation is the intermediate in SN1 reaction, determines the energy of activation of reaction. मतलब क्या होता है कि इसमें अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखें, अभी मैंने आपको बताया था एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, तो किसी भी रिएक्शन को कराने के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, जिसको हम लोग EA से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले वाले रिएक्शन में सपोज हमारे रिएक्टेंट की एनर्जी 50 किलो जूल थी और ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी 100 किलो जूल है, तो इसमें एक्टिवेशन एनर्जी कितनी होगी? मतलब कितनी एनर्जी रिएक्टेंट को दिया जाए कि रिएक्शन हो जाए? मिनिमम 50 जूल की एनर्जी देनी पड़ेगी आपको, 50 किलो जूल की एनर्जी देनी पड़ेगी। इसी को बोलते हैं हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी, EA बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, कॉल एक्टिवेशन एनर्जी। सो व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? EA और एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ रिएक्शन, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ रिएक्शन इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो किसी भी रिएक्शन को हर रिएक्शन को कराने के लिए एक सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब जैसे ये R है और ये ट्रांजिशन स्टेट है, तो अगर R ये इस माउंटेन को अचीव कर ले तो इसके बाद इजीली आपका प्रोडक्ट बन सकता है। इस माउंटेन को अचीव करना है, और माउंटेन कितना? ट्रांजिशन स्टेट। मतलब अगर ये ट्रांजिशन स्टेट को अचीव कर ले, 100 को अचीव कर ले, तो इसके बाद एनर्जी इजीली ये रिएक्शन हो जाएगा इसके बाद। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे कार्बोकेटायन बनना फर्स्ट जो स्टेप है वो आपका क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी है। सो बात सिंपल है, जैसा अभी मैंने आपको बताया, क्योंकि इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन, तो रिएक्टिविटी ऑफ SN1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। सो अगर आपका एक 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, एक 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, एक 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, हाँ, हाइड्रेशन से एनर्जी आती है, वहां से आपका CH बॉन्ड ब्रेक होता है। तो SN1 की जो रिएक्टिविटी होगी 3 डिग्री 1 2 डिग्री 1 डिग्री और CH3X में 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। जैसे यहाँ पे देखिए, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मान लीजिए सपोज इस तरह से क्वेश्चन ऐसा है कि आपका है CH3Br
CH3Br, जिसका रिएक्शन किया हमने न्यूक्लियोफाइल से, वाटर सॉल्वेंट है। एक बार हमने लिया CH3CH2Br, एक बार हमने लिया CH3CH3HBr, और एक बार हमने लिया CH3CCH3CH3Br। यहाँ पे बताइए RT, R3, R4, कंपेयर द रेट्स R1, R2, R3, R4। ये क्या है आपका 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, ये 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, क्योंकि यहाँ ये जिस कार्बन से अटैच है वो 3 कार्बन से अटैच है, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। सो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में रेट ऑफ SN1 का ऑर्डर क्या होगा? व्हाट विल द ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ SN1 रिएक्शन? सबसे फास्टेस्ट रेट ऑफ SN1 कौन करेगा? 3 डिग्री अल्काइल जो हैलाइड है, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड से 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड से 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड से 1 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा। और 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन क्या होता है? 3 डिग्री मोर स्टेबल होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, देन 2 डिग्री अल्कालाइड, देन 1 डिग्री अल्कालाइड, देन इसके बाद CH3, CH3Br, CH3X, ये आपका रेट ऑफ SN1 होगा। दैट मींस 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड फास्टेस्ट, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड फास्टेस्ट SN1 दिखाएगा, और 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड स्लोएस्ट SN1 दिखाएगा। मतलब 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड स्लोएस्ट SN1 होता है, और 1 डिग्री में आपका इतना स्लो होता है कि रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं होता है, SN1 नहीं होता, नो SN1 हम लोग बोल सकते हैं, SN1 नहीं करता है 1 डिग्री, 1 डिग्री SN1 नहीं करता है, क्योंकि 1 डिग्री कार्बोकेटायन स्टेबल नहीं होता है, और अगर कार्बोकेटायन स्टेबल नहीं होगा तो फिर आगे रिएक्शन नहीं हो पाएगी। क्या ये बात समझ में आ रहा है आप सभी को? तो हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ SN1 देख रहे थे। तो फर्स्ट फैक्टर हो गया आपका कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी। सेकंड फैक्टर इज कंसंट्रेशन एंड रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब हमने किस टाइप का न्यूक्लियोफाइल लिया है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। आपने वीक न्यूक्लियोफाइल लिया है या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लिया है? ठीक है, बात समझ आ रही? तो यहाँ से हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम हियर। कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल से हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो कंसंट्रेशन एंड नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल पे भी आपका SN1 SN2 रिएक्शन डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। फाइन। तो आज की क्लास में आपको नोट्स सेंड कर रहा हूँ, आप सभी लोग इसको रिवाइज कर लेंगे।